चलिए आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इस अध्याय से बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर तक क्वेश्चन आते हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक बारे में बता रहे हैं इस वीडियो में। बाद में हम फिर निगमन आपको करवाएंगे, लेकिन इस अध्याय को थोड़ा सा हम डिटेल्स चर्चा करेंगे, क्योंकि इस अध्याय का टॉपिक की क्वेश्चन भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं, निगमन भी आते हैं। तो समझिए क्या है ये, थोड़ा समझिए इसके बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसकी परिभाषा क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। समझ लीजिए इसके बारे में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ध्यान देना कि यह यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स बन रहा है, और किसी भी बच्चे को जो समस्या हो हिंदी इंग्लिश का तो बताया, कमेंट करिएगा। हम दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाते हैं, ताकि जो बच्चा आगे चलकर इंजीनियरिंग करे या किसी और क्षेत्र में जाए तो उसको समस्या ना हो। तो दोनों क्षेत्र में आप लोग देखते रहो, हिंदी भी और इंग्लिश भी, और कमेंट करिएगा। अगर नहीं समझाएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। मैं हिंदी साथ साथ बोल देता हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। अगर आपका चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है तो करंट आपको नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि dt टाइम में मैं से लिखता हूं, dt टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ हमारा कितना हुआ? dq हुआ। तो यूनिट टाइम में आपका dq अपान क्या हो गया? आपका dt। इस dt को यहां कर देते हैं ना हम, यूनिट में इकाई, एकांक समय में। तो हम इसे दिखाते किससे हैं? आई से दिखाते हैं। आई बराबर क्या होगा आपका? dq अपान dt। आप ऐसे कर दो, आप अगर नहीं पकड़ में आया तो आप ऐसे कर दो कि टी टाइम में चार्ज फ्लो हुआ q, तो यूनिट टाइम में आपका इकाई टाइम में आपका क्या होगा? q बाई टी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम कैसे दिखाते हैं? आई से दिखाते हैं। सारी बातें वही है, कोई नया चीजें नहीं है। हम बहुत कम समय के लिए ले रहे हैं, इसलिए हम dq और dt ले रहे हैं। dt टाइम में जो चार्ज फ्लो हुआ dq को हुआ, तो यूनिट टाइम में कितना होगा आपका? dq अपॉन dt। तो इसी यूनिट टाइम को क्या बोल देंगे? आई बोल देंगे, करंट। तो करंट बराबर क्या जाएगा आपका? dq अपॉन dt। विद्युत धारा कि एकांक समय में जितना आवेश आपका फ्लो होता है, इकाई समय में जितना आपका आवेश फ्लो होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? विद्युत धारा बोल देंगे, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे हम? विद्युत धारा बोलेंगे। अब विद्युत धारा यह एक अदिश राशि होता है, यह एक अदिश राशि होता है। इसका मात्रक यूनिट ऑफ आई। इसका मात्रक हमारा क्या होगा? चार्ज का मात्रक हमारा क्या होता है भैया? कूलाम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ऐसे लिखता हूं, सेकंड। और कूलाम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं हम? एम्पियर बोलते हैं। तो इसका जो सबसे पॉपुलर जो मात्रक होता है हमारा क्या होता है? वह एम्पियर होता है। बात समझिए, इसका जो पॉपुलर मात्रक होता है हमारा क्या हुआ? एम्पियर होता है। एक अदिश राशि है। देखो होता क्या है इसमें कि आवेश आपका जब फ्लो होगा तभी करंट मिलेगा। आवेश फ्लो नहीं होगा करंट आपको नहीं मिलेगा। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो स्टैटिक्स पढ़ रहे थे,
अब आवेश को फ्लो करा रहे हैं हम। अब इसकी चिन्ह परिपाटी कुछ मानी जाती है। क्या मानी जाती है कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, ये चिन्ह परिपाटी मानी गई है। होती है कि नहीं होती ये नहीं पता, लेकिन मानी गई है। कन्वेंशनल डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा चलेगा, करंट की दिशा हम वो मानते हैं। और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट की दिशा उसके हम अपोजिट मानते हैं। ये ध्यान देना, ये चीजें ध्यान देना आप लोग। पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में परिपाटी माना गया है, ये माना गया है। धनात्मक आवेश जिस दिशा में गति करता है, करंट दिशा वो मानते हैं। और ऋणात्मक आवेश जिस दिशा में गति करता है, उसके विपरीत में हम करंट की दिशा मानते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब कुछ बातें समझ लेते हैं। यह एक अदिश राशि होता है। ये आपका जो टॉपिक बन रहा है, बस थोड़ा सा करंट की दिशा में, करंट के बारे में हम बता रहे हैं। फिर अगले वाले वीडियो में इसके कुछ हम डेरिवेशन निगमन की ओर बढ़ेंगे। अब करंट को जो ले जाने वाले होते हैं, चार्ज कैरियर या करंट कैरियर, वो कैसे कैसे होते हैं वो ध्यान देना। पहला हम ले रहे हैं मेटल या कंडक्टर। धातु और चालक में जो विद्युत धारा फ्लो होता है, वह ड्यू टू आपके फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ध्यान देना, जैसे अगर हम बोलें कि कापर में आपके 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 29 इलेक्ट्रॉन आपका नहीं चार्ज फ्लो करेगा। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जो 1 होगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, उसके कारण आपका करंट फ्लो होगा। सभी मुफ्त के लिए सहायक नहीं होते हैं। मेटल में, कंडक्टर में, धातु में, चालक में जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन कारण होता है। ये ऑब्जेक्टिव बनते हैं क्वेश्चन कि धातु में किसके कारण आपका चार्ज फ्लो होता है। तो ध्यान देना, जहां पर लिखा रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसके कारण आपके होते हैं। कुछ समझ लेना चार्ज कैरियर के बारे में। दूसरा आपके सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, जो आधे चालक होते हैं। कक्षा 12 में पूरा टॉपिक है सेमी कंडक्टर, पढ़ाएंगे आपको डायोड ट्रायोड के बारे में। सेमी कंडक्टर, अर्धचालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह आपके फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स वीवर, बताएंगे इसके बारे में। ध्यान देना, सेमी कंडक्टर आ जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल, कंडक्टर आ जाएगा, मेटल आ जाएगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तीसरा नंबर आपका क्या है? सॉल्यूशन, बिलियन में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह ड्यू टू आपके कैटायन एंड एनायंस के कारण होता है। कैटायन और एनायन के कारण होता है। और चौथा नंबर गैस में, सब जानते रहो, वैकल्पिक क्वेश्चन बनते हैं इस पर, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं आपको। इस पे आपको 1 नंबर वैकल्पिक मिल ही जाएगा। गैस में आपके आयोनाइज्ड गैस के कारण होगा। जैसे यहां तमाम गैस हैं, लेकिन जब भी कहीं बगल में कोई आकाशीय बिजली गिरती है तो शॉर्ट आपको लगता है।
भाई विवेकानंद से ये पूछा गया था कि महाराज पॉइजन क्या होता है, जहर क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि आप किसी भी चीज का अति कर दो वो जहर बन जाता है। किसी भी चीज का आप अति कर दो, आप एक आध बोरा चीनी चबा लो वो जहर बन जाएगा, एक आध बोरा नमक चबा लो वो जहर बन जाएगा। तो अगर आपके बगल में कोई आकाशीय बिजली गिरी है तो जो एक गैस है ये आयनाइज्ड गैस हो जाएंगी, ये आयनाइज्ड गैस हो जाएंगी। आपको शॉर्ट करंट लगेगा, लेकिन तार नहीं बिछा था लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट लग जाएगा। तो जहां पे गिरा वहां पर उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये बातें हैं। तो गैस में जो होते हैं वो आयनाइज्ड गैस के कारण आपका करंट फ्लो होता है। ये सब चारों बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि बहुविकल्पी आपके बनते हैं इस पर, इसलिए हम इस पर चर्चा किए हैं। मेटल कंडक्टर धातु चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण होगा, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स कारण होंगे। ध्यान देना इस चीज को। सोल्यूशन में कैटायन और एनायन कारण होगा आपका, और गैस में आपके आयनाइज्ड गैस कारण होंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका यहीं तक। कल से हम नए निगमन की ओर बढ़ेंगे। अगर आप तक अगर वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियो मिलता रहे। एक क्रैश कोर्स कक्षा 12 का चल रहा है। चलिए, आज का जो हेडिंग है वह है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। हालांकि कई बार पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, आपके बहुविकल्पी में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। देखो, कोई भी कंडक्टर वायर है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है इसमें से विद्युत धारा आपकी प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह आवेश प्रवाह की दर होता है। आवेश मूव करता है, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और होते क्या है, एटम भी होता है, परमाणु भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो बीच में एटम आते हैं वो रोक देते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन आपका आया, इधर एटम आ गए, इधर आया, इधर आपके एटम आ गए। तो एटम आपको हर जगह मिलेंगे। भाई, इलेक्ट्रॉन जो निकला है एटम से निकला है। इलेक्ट्रॉन मूव किए, एटम आ गया, वो रोक दिया। तो विद्युत धारा के फ्लो में उत्पन्न किया गया विरोध क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा में जो अपोजिशन पैदा करता है, जो विरोध पैदा करता है, विद्युत धारा में फ्लो के लिए जो अपोजिशन जो पैदा होता है, जो विरोध पैदा होता है, उत्पन्न किया गया विरोध, विद्युत धारा में उत्पन्न किया गया जो विरोध होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हुआ क्या कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आगे उसके एटम आ गए, एटम रोक दिया। और इलेक्ट्रॉन खुद एक जो है नेगेटिव पार्ट है वो खुद रिपल करता है। तो इसमें अपोजिशन आपको पैदा हो जा रहा, लगातार पैदा हो रहा है अपोजिशन, हमेशा विरोध आपका पैदा होता जा रहा है। तो विद्युत धारा में जो उत्पन्न किया गया विरोध, आपको लिखना चाहिए, लिख लीजिए कि विद्युत धारा में उत्पन्न किया गया विरोध क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम कुछ काम करना चाहते हैं। काम क्या है कि भाई इसकी लेंथ हम क्या लेते हैं, एल लेते हैं, और इसका एरिया कितना लेते हैं, ए लेते हैं। ध्यान दो, कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या किस किस पर ऊपर डिपेंड करता है। तो जो प्रतिरोध होता है इसे हम आर से दिखाते हैं, इसे आर से दिखाते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वह होता है ओम। ओम, ओम ऐसे भी दिखाते हैं आप, 50 ओम ऐसे लिख सकते हो और 50 ओम ऐसे लिख सकते हो। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है, ठीक है ना। और इसे हम आर से दिखाते हैं। जो आर होगा, आर समानुपाती हमारा किसका होगा, लेंथ के। लेंथ ज्यादा तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, अपोजिशन ज्यादा होगा, विरोध ज्यादा होगा। क्योंकि
इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, यहाँ एटम आएंगे, और अगर लेंथ ज्यादा तो अधिक एटम आएंगे, तो अधिक अपोजिशन पैदा होगा। अपोजिशन ही तो है, विरोध है तो है इसमें, समझिए बात को। जो प्रतिरोध होता है वो लेंथ के समानुपाती होता है। आप लोग देखते हैं कि किसी पोल से जब आप वायर खींचते हैं, अगर पोल आपका दूर पर है तो करंट आपको कम मिलता है। वजह, ये आपका वजह है, अपोजिशन पैदा होता है, विरोध पैदा होता है, ठीक है। और जो प्रतिरोध होता है वह एरिया का रेसिप्रोकल होता है, क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल ज्यादा प्रतिरोध कम, क्षेत्रफल कम प्रतिरोध आपका ज्यादा। भाई दूर से पोल से हम जो तार खींच के लाते हैं उसका एरिया बड़ा हो लेते हैं, ये नहीं कि पतला वाला एरिया लगा देते हैं। जो आपके घरों में जो फैन में जो आप वायर लगाए हो वो आप पोल से वायर नहीं लगा सकते आप, एरिया कम रहेगा, वो गल जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए एरिया अगर अधिक रहेगा तो प्रतिरोध आपका कम रहेगा। भाई आप साइकिल चला रहे हो, अगर सड़क नैरो है, पतली है, तो आप आराम से जाओगे, आपका अपोजिशन हो रहा है, आप आराम से जाओगे। सड़क चौड़ी है तो आप आराम से निकल जाओगे, ठीक है। वही आपका बात है कि जो प्रतिरोध होगा वह एरिया का हमारा क्या होगा, आपका ये रेसिप्रोकल होगा, बातें होगा। समीकरण 1 और 2 हम क्या करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड हम कंबाइन कर देते हैं। तो R समानुपाती L अपान A, ठीक है। इसको हटाओगे तो रखना पड़ेगा कांस्टेंट, R बराबर इसे रो अपान A, इसे बोलते हैं रो, और रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता इसे बोलते हैं। समझ लो, कार्य समझ लो हम क्या कह चाहते हैं। भाई जो प्रतिरोध होगा वह लंबाई के समानुपाती होगा, जितना लंबा वायर होगा उतना अधिक प्रतिरोध होगा। जो प्रतिरोध होगा वह एरिया का रेसिप्रोकल होगा। अगर एरिया ज्यादा तो आप जल्दी निकल पाओगे, एरिया कम है तो आपको लेट लगेगा निकलने में, ये आपका। तो कंबाइनिंग हम 1 और 2 करते हैं, R समानुपाती L अपान A, और समानुपाती रो लगा दो, एक कांस्टेंट लगाओगे रो यहाँ पर है, प्रतिरोधकता है। अच्छा ध्यान दो, R बराबर रो L अपान A, R यहां कर दो, A यहां कर दो, L यहां कर दो, रो। तो कुछ काम करना चाहते हैं, रो बराबर R A अपान L, इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ रो, इसका ओम हो गया, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर कट गया, तो क्या होगा आपका ओम मीटर। रो का जो मात्रक होगा आपका ओम मीटर हो जाएगा, ठीक है। लगा दो कंडीशन, लगा दो, रो बराबर R A अपान L, इफ L बराबर 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, रो बराबर क्या होगा R 1 रो बराबर क्या होगा R। यदि 1 मीटर तार जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, जितना प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम, प्रतिरोधकता बोलेंगे। समझ लो कायदे से। जहां पर आपको डाउट है आप समझिए, आप कमेंट करिएगा, वो सिंपल है, कोई टफ चीजें नहीं है आपको, ठीक है। इसे नोट करो। अब हम ओम लॉ के बारे में चर्चा करते हैं। ओम का नियम क्या है, ध्यान समझिएगा कि भाई इसके पहले आपको हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वह ओम होता है, और रेजिस्टेंस को जो दिखाते हैं वह हम इस प्रकार दिखाते हैं, इससे ऐसे दिखाते हैं, या
इसे इंजीनियरिंग भाषा में इसे लोड भी बोलते हैं, इसे लोड भी बोलते हैं। ठीक। अच्छा, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी तमाम मेटल या कंडक्टर, यदि किसी तमाम मेटल, धातु या कंडक्टर, चालक की तमाम भौतिक गुण कांस्टेंट रहे, जैसे उसका लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, मास हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, यदि किसी मेटल या कंडक्टर की तमाम भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहें, नियत रहें, यथावत रहें, तो उसके एंड्स पर या प्लस माइनस भी करंट आपका आई फ्लो हो रहा है, तो उसके एंड्स पर जो लगाया गया विभव होगा वो करंट का हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा। सुन लो, ओम का नियम क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है आपका। यदि किसी मेटल या कंडक्टर, धातु या चालक की तमाम भौतिक गुण हमारे कांस्टेंट हों, लेंथ, एरिया, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, तमाम डेंसिटी, तमाम फिजिकल प्रॉपर्टी क्या रहें, कांस्टेंट रहें, यथावत रहें, नियत रहें, तो उसके एंड्स पर जो लगाया गया विभव होगा वह करंट के हमारा क्या होगा भैया, समानुपाती होगा, करंट के समानुपाती होगा। अब समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो आपको V बराबर R जी, R यहां पर क्या है, R यहां पर आपका है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है, ध्यान देना। V बराबर आर आई, सुन लो, V बराबर आर आई सबके लिए लगेगा, लेकिन ओम्स लॉ सबके लिए नहीं लगेगा। कंडीशन है, कंडीशन लेके चला है ये, यदि इफ कंडीशन लेके चला है, V बराबर आर आई जिसके लिए आप चाहते हो उसके लग जाएगा। आप इस मार्कर की लगाना चाहते हो, उस बोर्ड की लगाना चाहते हो, जहां चाहो वहां लगाओ V बराबर आर आई, लेकिन ओम का नियम सब जगह नहीं लगेगा, वह कुछ कंडीशन पर ही लगेगा ओम का नियम। यदि किसी मेटल, कंडक्टर की तमाम भौतिक गुण कांस्टेंट रहे, यथावत रहे, नियत रहे, तो उसके एंड्स पर जो लगाया गया वो होगा वो करंट के समानुपाती होगा। हटाओगे तो क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट आर रखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। अच्छा, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन भी देख लो, कुछ कंडीशन इसमें है, क्या है, पहला, यदि हम इसके विभव के मान को हम चेंज कर दें, डबल कर दें, हाफ कर दें, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, हम V का मान बढ़ाएं घटाएं कुछ भी करें, लेकिन R के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ओम्स लॉ लगेगा। ध्यान देना, हम V का मान हम चेंज कर दें, लेकिन जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध इसमें चल रहा है, प्रतिरोध क्या है, विद्युत धारा में उत्पन्न किया गया विरोध प्रतिरोध कहलाता है। जो प्रतिरोध है उसमें कोई परिवर्तन आपका ना हो, कांस्टेंट रहे, यथावत रहे, नियत रहे, तो ओम्स लॉ लगेगा। दूसरा V और I के बीच में एक ग्राफ हो, वो भी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये पूछा गया है, ये वो विकल्प में बने क्वेश्चन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु से पास होंगे तब जाके ओम्स लॉ लगेगा। यहां पर आपका ये R, V और I के बीच में जो ग्राफ होगा वह बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाए, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मूल बिंदु जाए, तो ओम्स लॉ लगेगा। और तीसरा, यदि हम बैटरी की ध्रुवता को बदल दें, भाई
अभी आप प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर हम जो है हम ध्रुवता को चेंज कर देते हैं, हम ध्रुवता को चेंज कर देते हैं। प्लस माइनस, हम बैटरी की ध्रुवता को बदल दें, लेकिन आर के मान में कोई बदलाव ना हो। आर आपका क्या रहे भैया, कांस्टेंट रहे, आर के मान कोई बदलाव ना हो तो ओम्स लॉ लगेगा। हम बैटरी की हम ध्रुवता को चेंज कर दें, बदल दें, लेकिन आर के मान में, रेजिस्टेंस प्रतिरोध के मान में कोई प्रभाव ना पड़े तो ओम्स लॉ लगेगा। ध्यान देना। तो ये ओम का जो नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, और इस पे जो बनते हैं विकल्प भी बन जाते हैं इस पर क्वेश्चन, ये ध्यान देना होगा आपको। ओम क्या कहते हैं भैया, यदि किसी मेटल कंडक्टर की तमाम भौतिक गुण कांस्टेंट रहे, उसका लेंथ, एरिया, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर तमाम कांस्टेंट रहे, तो जो उसके इंच पर जो लगाया गया विभव होगा वह करंट के समानुपाती होगा। हटाओगे आर हो गया, आर आपका रेजिस्टेंस आपका हो गया। और यहां पर हम करते हैं वह तीन दशा है, V बराबर आर आई सबके लिए लगेगा, V बराबर आर आई जिसके लिए चाहते उसके लिए लगेगा, लेकिन ओम्स लॉ सबके लिए लगेगा। ओम्स लॉ ये तीन कंडीशन को फॉलो करेगा। हम V का मान हम बदल दें, V का मान हम चेंज कर दें, परिवर्तित कर दें, लेकिन R के मान में कोई बदलाव आपका ना हो तो ओम्स लॉ लगेगा। V और I के बीच में जो ग्राफ है, अगर ग्राफ आपको ऐसे मिल जाए, कोई ऐसे कह दे, समझ लो, अगर आपको I ये V ग्राफ ऐसे मिल रहा है, I V ग्राफ ऐसे मिल रहा है, या ग्राफ ऐसे मिल रहा है, या ग्राफ ऐसे मिल रहा है, समझ लो, सारी बातें समझ लो, ग्राफ ऐसे मिल रहा है, सब V और I, सब V I, तो ओम्स लॉ नहीं लगेगा, ओम्स लॉ नहीं लगेगा आपको। ओम्स लॉ तब लगेगा जब V और I के बीच में ग्राफ बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओम्स लॉ लगेगा। और तीसरा का क्या है, जब हम बैटरी की ध्रुवता को हम चेंज कर दें, बदल दें, इधर प्लस लगा था इधर माइनस करते हैं, ध्रुवता को बदल दें, लेकिन धारा के मान में या रेजिस्टेंस के मान में कोई प्रभाव ना पड़े, धारा के मान में या आपके रेजिस्टेंस के मान में कोई प्रभाव ना पड़े तो ओम्स लॉ लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा।